हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जीएस इनसाइड में। और आज की वीडियो में हम लोग एडीओ के लिए केजीएस का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं और वो प्लेलिस्ट में है, और जो उसे नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो हम लोग 18 कंप्लीट करेंगे और इसमें टोटल 20 सेट हैं, तो लगभग 2 दिन में लगभग पूरा हो ही जाएगा। और देखिए, कहने के लिए बस ये एडीओ का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन जहाँ भी जिस एग्जाम में भी जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जैसे कि अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला जो बीएसओ का एग्जाम है और एएसओ है, साथ ही में बिहार दरोगा है और अन्य एग्जाम जो है जैसे कि सीजीएल फोर्थ है बिहार का, तो उन सभी के लिए भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। देखिए क्या है ना, इसका थोड़ा प्रिंट बस खराब है, और क्या है कि आप सभी लोग जानते होंगे केजीएफ के जितने भी बुक आते हैं, थोड़ा प्रिंट चूँकि सस्ता होने की वजह से इसका प्रिंट थोड़ा खराब ही रहता है। तो कोई नहीं, हम लोग मैटर समझने से मतलब है। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न ये कह रहा है ना कि भारत में विदेशी सीटवें बंदरगाह। पहला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है भारत में विदेशी सीटवें बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है। तो देखिए ऑप्शन दे रहा है ना, क्या है इसका, श्रीलंका कह रहा है, क्या कह रहा है, श्रीलंका में या बांग्लादेश में या म्यांमार में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत, देखिए भारत ने म्यांमार के सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया, किसको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला है निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए, पूर्व से पश्चिम दिशा में अर्थात। तो देखिए इसमें सबसे पहले आएगा ना, और जो इसमें ऑप्शन पहले हम लोग देख सकते हैं, कोटा, नामरूप, ओबरा और परीक्षा। तो देखिए अगर जो आप थोड़ा सा भी इसमें कॉमन सेंस लगाएं, तो इसमें कहा रहा है पूर्व से पश्चिम दिशा, ठीक है। कहा है अर्थात मान लीजिए ये दिशा है, ठीक है। अगर जो यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करें तो यहाँ से क्या होगा, पश्चिम दिशा में पूछ रहा है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया ना, तो देखिए कोटा जो है ना कहाँ पे है, यह राजस्थान में, और जो कि सबसे एक तरफ से देखा जाए तो पश्चिमी पश्चिम में ही पड़ता है। तो कोटा देखा जाए तो सबसे क्या होगा, लास्ट में होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में होगा, अर्थात एक जो है ना ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा। और देखिए इस प्रश्न को मान लीजिए हमको नहीं पता है, फिर भी अगर कॉमन सेंस से इसको सॉल्व करना है तो इस तरह से होगा। तो एक जो होगा सबसे लास्ट में होगा। अब देखिए एक किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में है, ए में है, नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, सबसे लास्ट में एक, अर्थात सबसे लास्ट में इसी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कर लेंगे, इसको सही कर देंगे, ठीक है। कॉमन सेंस से अब सॉल्व करेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, अब सी तो सही है ही, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं इसका और अलग अलग। तो देखिए जो पहले क्या कर रहा है, दूसरा जो नामरूप है, तो नामरूप कहाँ पे है। तो पहले आएगा नामरूप, आएगा नामरूप, क्या है ना, असम में है, क्या है ये, असम राज्य में है, ठीक है। तो पूर्व, सबसे पूर्व में कौन, असम राज्य है। उसके बाद से और आगे आएंगे तो ओबरा पड़ता है, अर्थात 2 और 3 क्या होगा, देखिए 2 और 3 है ना, ओबरा कहाँ पे है, तो ये आपका यूपी में है, ठीक है। उसके थोड़ा सा और पश्चिम में आएंगे तो 4 दिया है ना, 4 क्या है, परीक्षा। और परीक्षा कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी यूपी का ही है। परीक्षा भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ये भी यूपी में ही है, ठीक है। तो देखिए 2 3 4 हो गया, और एक ही बचा है क्या, कोटा, इसलिए 2 3 4 1 अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 3। ये कह रहा है कि भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखा जाए ना, तो ये कौन सा है, उड़ीसा है, जो कि उसमें जो कौन सा राज्य है, उड़ीसा है, जो कि इस ऑप्शन में दिया नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसलिए ऑप्शन देखिए उपयुक्त में से, और जो कोई नहीं के मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं के जगह पे एक और राज्य दे दिया होता, उड़ीसा भले ही ना दिया होता तो जो दूसरे क्रम पे आता ना वो आंसर हो जाता, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं जो दिया है, और पूछा है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए हमारा सही क्या हो जाएगा, वो एक से अधिक, और मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए भारत में बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा राज्य है ना उड़ीसा है, और उड़ीसा का भी जो एक जिला है कालाहांडी, क्या नाम है, बहुत बार आप लोग सुनेंगे, ये होता है कालाहांडी। ये जो जिला है बॉक्साइट क्षेत्र के उत्पादन के लिए माना जाता है, ठीक है। और बॉक्साइट होता क्या भाई, तो देखिए बॉक्साइट का एक तरह से एल्युमिनियम का ही अयस्क है, और एल्युमिनियम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है। जल विद्युत का नुकसान है, तो ये वे ऊर्जा का अस्थिर स्रोत है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। और वे कह रहा है कि वे वनों की कटाई के कारण बनते हैं और वन्य जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए वो जल विद्युत में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा, गलत है, ठीक है। और ये कह रहा है कि उपयुक्त में से वे हानिकारक उत्सर्जन का कारण बनते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये हानिकारक उत्सर्जन का कारण क्या है, नहीं बनते हैं।
अच्छा, इसका जो सही आंसर होगा ना, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। हम लोग थोड़ा गलत इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। देखिए, उपयुक्त में से एक होता है। देखिए, ये कह रहे हैं वे ऊर्जा का एक अस्थिर स्रोत है, ठीक है। तो इसके बारे में तो चूंकि मुझे कंफर्म नहीं लग रहा है, आप लोग इसको बताइए, क्या ये ऊर्जा का अस्थिर स्रोत है? हालांकि अस्थिर स्रोत ये होगा क्योंकि और पानी की उपलब्धता रहेगी तभी इसमें मतलब विद्युत का उत्पादन होगा। अगर जो नदियां सूख गई तो मतलब से जलाशय भी सूख जाएंगे और पानी की कमी हो जाएगी। तो ये भी कथन क्या है, सही है, ठीक है। ये कथन हम लोग थोड़ा अलग उल्टा देख रहे थे इसको। कह रहा है कि वे वनों की कटाई के कारण बनते हैं, वन्य जीव को प्रभावित करते हैं। ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, जल विद्युत का उत्पादन ना पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है, इससे ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसका निर्माण ना वनों की कटाई से होता है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। और वन्य जीव पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि वनों की कटाई पर ही निर्भर करता है। क्योंकि मान लीजिए बड़े बड़े जलाशय बनाए जाएंगे तो जो नदियां रहेंगी, हालांकि ऐसा हुआ भी है कई जगहों पे, जलाशय बनने से बड़े बड़े जो वन है, जंगल हैं, वो पानी से पूरी तरह से डूब गए और वन्य जीव को प्रभावित किया। तो बिल्कुल कथन ये क्या है, सही है। उसके बाद करें, हानिकारक उत्सर्जन का कारण बनते हैं। ये भी कथन क्या है, सही है। कारण इसलिए कि ये जो बड़े बड़े जो जलाशय होते हैं ना, ये मेथेन गैस का क्या कहते हैं, मेथेन गैस ये स्रावित करते हैं, अर्थात मेथेन गैस इनसे निकलती है, उत्सर्जन होता है। तो इसलिए ये भी कथन क्या है, सही है। तीनों के तीनों इसमें कथन क्या सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 4। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं? मृदा पलवार, इसमें कह रहा है नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना, या पत्थरों के माध्यम से अवरोधों का निर्माण करना, या पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, मृदा पलवार एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है ना कि नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढका जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से क्या होता है, ढकना होता है। और इसका मेन उद्देश्य ये होता है ना कि मिट्टी की दो धारण क्षमता को क्या करना है, बनाए रखना है और अपरदन को कम करना है, ठीक है। और यह पौधों की मतलब पौधों की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। और मिट्टी की उर्वरता इससे क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा से कम होती है। मतलब जहाँ पे शुष्क भूमि में कृषि की जाती है वहाँ पे वार्षिक वर्षा किससे कितने से कम होती है? तो 150 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर। तो देखिए, भारत में शुष्क भूमि की जो खेती होती है ना, ये 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वाले क्षेत्रों तक सीमित होती है, ठीक है। और तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। ये कह रहा है कि सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम को पहचानिए, ठीक है। तो देखिए, चूंकि ये प्रश्न पुराना है तो वर्तमान के परिदृश्य से नहीं देखेंगे, और ये सब जो भी प्रश्न पूछेगा लेटेस्ट जो डाटा होगा उसके अनुसार ही पूछेगा। तो देखिए, जब प्रश्न ये पूछा था ना, उस समय उत्तर प्रदेश में सिंचित भूमि का ना प्रतिशत मतलब सबसे ज्यादा था। कितना? सबसे ज्यादा था, ठीक। तो सबसे पहले में यूपी ही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में ही देखिए सबसे मतलब एक ही में बस यूपी सबसे पहले है। तो और हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। और उसके बाद आता था पंजाब आता था, उसके बाद हरियाणा आता था, फिर आंध्र प्रदेश आता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। आठवां प्रश्न कर रहा है सासल पल्ली सासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल में? तो देखिए, पल्ली सासल जल विद्युत परियोजना ना ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये जो पल्ली सासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, ये केरल की पहली जल विद्युत परियोजना है। किसकी? तो केरल की क्या है ये? केरल की ये पहली जल विद्युत परियोजना है। मैं आगे बोल दे रहा हूँ क्या होगा, पहली जल विद्युत परियोजना है केरल के, अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न संख्या 9। ये कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? तो बहुत ही फेमस नदी है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है किस कई अलग अलग माध्यमों से। तो कह रहा है दमन और दीव, गोवा में, पुदुचेरी में, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो देखिए, जुआरी नदी ना ये भारत में गोवा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। किस राज्य की? ये गोवा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। और ये एक क्या है कि एक जुआरी नदी है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून दिशा में बहती हुई जुआरी नदी मतलब कहने मतलब ये गोवा राज्य की है। तीसरी के ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का रहा है, भारत में सबसे लंबा नदी पर वाला पुल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, असम में, उड़ीसा में, या मदुरई में? तो देखिए, सबसे लंबा नदी पर जो पुल बना है ना, कहाँ पे? असम में। कौन? असम में। और ये इसको क्या कहते हैं, भूपेन हजारिका सेतु। क्या बोलते हैं इसको? भूपेन हजारिका सेतु। ये है भूपेन हजारिका क्या है? भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। और ये या इसे ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है। इसे इसको अन्य नामों से और जाना जाता है, क्या? ढोला सदिया सेतु। इसको अन्य नाम से ढोला सदिया सेतु नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत का सबसे लंबा पुल है, क्योंकि ये पुल जो है ना, असम को लेकर अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। किससे? तो देखिए, असम से लेके असम को ये अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश।
एक प्रश्न पूछ सकता है कि ये किस राज्य से जोड़ता है, तो असम को लेकर अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और ये किस नदी पर बनाया गया, तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये बनाया गया आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है, ठीक है। सॉरी, ब्रह्मपुत्र पे नहीं बनाया गया। ब्रह्मपुत्र नदी की एक जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्या है, लोहित नदी। क्या है, लोहित नदी, इस नदी पे बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो पूछा है मेन उद्देश्य, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण को सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण पूछा है, ठीक है, अर्थात हमको ऊपर से लेकर नीचे तक देखना है। तो पहले तो हिमालय हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। पूछा है पर्वतों का उत्तर से दक्षिण क्रम, तो देखिए पहले तो हिमालय होगा। अब देखिए इसको अन्य हमें की और ऐसा ऑप्शन इसका बनाया है ना कि और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले सबसे हिमालय है, तो सबसे पहले ए ही होगा, ठीक है। बाकी देखिए सतपुड़ा ये नहीं होगा, विंध्यन, क्योंकि हिमालय बाद में दे रहा है। इसमें भी बिंद सी में देखिए, इसमें भी हिमालय सबसे लास्ट में दिया है। डी में देखिए सबसे बड़ा लास्ट में हिमालय दिया, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे पहले हिमालय, उसके बाद विंध्यन, सतपुड़ा, फिर नीलगिरी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा है, 12, 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो जोड़ियां सुमिलित नहीं है, दिए गए कुल से सही उत्तर चुनिए। एक तो जोजिला, तो जोजिला कौन से राज्य में है भाई, तो देखिए जोजिला जो है ना, जोजिला जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है शिव किला, उत्तर प्रदेश। सबको पता है शिव किला जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। शिव किला जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, शिव किला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है, अर्थात ये तो सही है, बी गलत है। नाथुला कहाँ पे है, तो नाथुला भी क्या है, सिक्किम है। नाथुला दर्रा कहाँ से पड़ता है, सिक्किम में है। और उसके बाद कह रहा है यांगला, जो कि हिमाचल प्रदेश दे रहा है। तो देखिए यांगला जो है ना हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। यांगला कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अर्थात देखिए इसका बी और डी क्या है, गलत है। बी और डी क्या है, गलत है। तो पूछा है कि कौन मतलब वो सुमिलित नहीं है, तो बी और डी सही सुमिलित नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। ये कह रहा है भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है, लगभग 3%, 9%, 5% या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भूटान के बारे में इसमें पूछा है। तो देखिए भूटान के कुल भूभाग का करीब देखा जाए ना, तो 3% हिस्सा जो है हिमनदों से ढका हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 3%, लगभग 3%। अगला करें वनांचल राज्य है, उत्तर पूर्व में एक नया राज्य, उत्तर प्रदेश में एक नया जिला, झारखंड का एक नया नाम, उत्तरांचल का एक नया नाम। तो वनांचल क्या है भाई, तो देखिए वनांचल राज्य ना झारखंड का एक नया नाम है। क्या है, वो झारखंड का एक नया नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं ना कि मुगल काल में झारखंड के क्षेत्र को ना क्या किस नाम से जाना जाता था। तो चूंकि वनांचल भी इसका एक नाम है झारखंड को, तो इसको मुगल काल में ना कुकरा नाम से जाना जाता था। किस नाम से, मुगल काल में इसको कुकरा नाम से जाना जाता था। तो खैर इसका जो सही होगा वनांचल राज्य है झारखंड का एक नया नाम, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 15। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 67वां संविधान संशोधन अधिनियम, 54वां संविधान संशोधन अधिनियम, या इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया था, ये राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है। और इस अधिनियम में ना पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी अधिनियम में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और राज्य चुनाव आयोग का कार्य आप सभी लोग पता होगा कि ये कार्य इनका कार्य होता है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं का क्या करना है, चुनाव कराना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 16। कह रहा है राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है, अनुच्छेद 360, 356, 350 या अनुच्छेद 410। तो देखिए इसमें कह रहा है कि आप सभी लोग पता होगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से लेके कब, 352 से लेके 360 तक, ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया है। और भारतीय संविधान में देखा जाए ना तो 356 का संबंध किससे, राष्ट्रपति शासन से। और यह है अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य में ना संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये 360 आप लोग सभी लोग पता होगा कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। क्या है, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। और तो खैर अब ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला करें भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, बी एन राव, वी के कृष्णा मेनन या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ना ये सुकुमार सेन थे। कौन, सुकुमार सेन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये 1950 से लेके कब, 1950 से लेके 1958 तक, ये 1958 तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 ये कह रहा है कि
निम्न में से कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं? तो इसमें कहा इसमें संवैधानिक नियुक्तियां होना, या न्यायाधीशों के वेतन में भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं और वे पदावकाश ग्रहण करने के उपरांत वकालत नहीं कर सकते हैं, अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति दुष्ट आलोचना से मुक्त होना, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, भारत के संविधान के तहत देखा है ना, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए गए, जैसे कि संवैधानिक नियुक्तियां, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है, और सॉरी स्टेटमेंट 1 है। तो इसमें संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं, और दूसरा देखा जाए तो न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते होते हैं संचित निधि पर भारित होते हैं, और इनके जो पदावकाश के बाद वकालत में शामिल नहीं हो सकते हैं, और इसके अलावा ये अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति आलोचना से भी क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। अर्थात तीनों के तीनों कथन क्या इसमें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनली इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 19। ये कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? आरती दत्त, दादाभाई नौरोजी, एम.एन. राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का पहला प्रयास ना दादाभाई नौरोजी ने किया था। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? हालांकि इसमें छूट गया, पहला होना चाहिए, मतलब प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, ये होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दादाभाई नौरोजी। ठीक है, और इन दादाभाई नौरोजी ने 1867 से 68 ईस्वी में इसका पहला प्रयास किया था। कब? 1867 से लेके 1800 कब? तो 1868 ईस्वी में। ठीक है, और उसमें जब इन्होंने अनुमान जब लगाया था ना, तो ये कितना अनुमान लगाया था? तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। कितना? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए का अनुमान लगाया था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न संख्या 20 का है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित या स्वतंत्र? तो देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण इसमें क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। और यह ऐसी आर्थिक प्रणाली है ना, जो निजी व्यवसाय और राष्ट्रीयकृत सरकारी सेवाओं जैसे कि सार्वजनिक उपयोगिता, सुरक्षा, सैन्य कल्याण, शिक्षा, दोनों को ये क्या करती है, स्वीकार करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इसमें देखा जाए थोड़ा सा एक कुछ और फैक्ट देखें, तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था को सबसे पहले, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी क्या थी, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला ना, अपनाने वाला पहला राज्य देश कौन था? तो ये अमेरिका ही था। कौन? अमेरिका था। ठीक है, कौन था? ये अमेरिका था। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था? तो ये मिश्रित, तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था? ये फ्रांस था, क्योंकि भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। ठीक है, ये फ्रांस था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? तो ये सभी लोग पता होगा, ये था समाजवादी में रूस आ जाएगा। अर्थात इसीलिए देखिए, समाजवादी और पूंजीवादी में हमेशा एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जैसे कि अमेरिका और रूस में इस समय फिलहाल में। ठीक है, तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा था? हाँ, 21। ये कह रहा है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? ठीक है, तो मार्शल के अनुसार, पीगू के अनुसार, रॉबिन्सन या एच देवराज के अनुसार? तो देखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो थे अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल जो थे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। इनका मानना था कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। ठीक है, और इनकी एक जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए क्या था, प्रिंसिपल ऑफ, ये था क्या, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आया कब था? तो ये 1890 ईस्वी में आया था। ठीक है, और अर्थशास्त्र को परिभाषित कर मतलब इसी बुक में इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि अर्थशास्त्र जो है ना, जीवन की साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। ठीक है, और यह व्यक्ति और सामाजिक क्रिया के उस भाग का जांच करता है जो भौतिक कल्याण के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से घनिष्ठ संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने, इनका जो कथन है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मार्शल के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। ये कह रहा है कि इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? तिलक मांझी, कान्हा मुर्मू, सी आर दास या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, इसमें जो सी आर दास जो है ना, ये ब्रिटिश सी आर दास जो ऑप्शन नंबर सी में है, ये ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक नहीं थे, बल्कि एक राजनीतिक, क्या थे, ये एक राजनीतिक थे। ठीक है, ये एक राजनीतिक, और साथ में एक पत्रकार भी थे, साथ में क्या थे, ये पत्रकार भी थे, और एक वकील भी कहा जा सकता है इनको, क्या कहा जा सकता है, वकील भी थे ये। और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्या थे, प्रमुख नेता भी थे। और इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, एक फैक्ट बहुत जरूरी है, सी आर दास जो कि चित्तरंजन दास हैं, और इन्होंने, सी आर दास जो हैं ये, और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और बाकी जो है तिलक मांझी, कान्हा मुर्मू, और भी नाम जो देखा जाए तो बिरसा मुंडा, और जो नाम आता है बिरसा क्या है, मुंडा। ठीक है, और साथ में सिद्धू और कान्हू, सिद्धू, एक मिनट, हाँ, सिद्धू, एक ये सिद्धू और कानून, बाकी ये जो है ना, ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये कह रहा है कि अगला प्रश्न, देश के बाहर स्वतंत्र स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? राजा महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जो आजाद हिंद सरकार को देश के बाहर संगठित करने में सुभाष चंद्र बोस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो देखिए, इसका जो जहाँ तक मुझे आंसर लग रहा है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप भी इसमें मतलब अफगानिस्तान में एक अस्थायी सरकार को मतलब संगठन मतलब संस्थापना किया था, संगठन बनाया था। और सुभाष चंद्र बोस भी इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो लेकिन इसका जो सही आंसर दिया, ऑप्शन जो आयोग मानेगा वही मानेगा सही होगा। तो आयोग ने इसका जो सही आंसर माना है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही माना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, कि विभाजन के सिद्धांत क्या है, विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति घोषणा किसने की थी? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, माउंटबेटन या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, भारत प्रश्न संख्या 24 है ना, देखिए भारतीय स्वतंत्रता के समय ना भारत के विभाजन के प्रश्न में ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा जो थी ना, तत्कालीन जो वायसराय थे लुईस माउंटबेटन, माउंटबेटन का पूरा नाम क्या था? लुईस माउंटबेटन ने की थी। और माउंटबेटन ने ही भारत और पाकिस्तान के पृथक राष्ट्रों के रूप में मतलब स्वतंत्रता की अनुमति भी इन्होंने ही दिया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन, क्लीमेट एटली, हैरी लेविस लॉन्सन या एडवर्ड कैडोगन? तो देखिए, भारत शासन नाम से स्पष्ट हो रहा है, साइमन कमीशन, तो जो मुख्य होता है उसी के नाम पे जो कमीशन भी बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सर जॉन साइमन। ठीक है, और देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 का, तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु ना 1927 में कब, तो 1927 में ब्रिटेन में एक कमीशन का गठन किया गया। और इसमें एक प्रश्न पूछता है कि इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो टोटल इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, और ये सभी जो अंग्रेज थे, और इसी के विरुद्ध, इसी के लिए जो अंग्रेज थे, इसी के विरुद्ध मतलब इसका विरोध भी हुआ भारत में। और ये देखिए, इस एक प्रश्न पूछता है, इसका गठन कब किया गया था? 1927 में। भारत कब आया था इसे? ये 1928 में भी आया था। ठीक है, मतलब आया 1928 में। और एक बार ये साइमन कमीशन 2 बार आया था, एक तो 1928 में आया ही था, और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि दूसरी बार कब आया था, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। और जो आप लोग पता हो कि ये दूसरी बार भारत में डेट एकदम एग्जैक्ट डेट के अनुसार, क्योंकि एग्जैक्ट डेट के अनुसार एक बार प्रश्न पूछा है कि कब से कब तक आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। ये कह रहा है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रोरियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? फरवरी 1022, फरवरी 1022, ये तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ये 1022 तो बिल्कुल नहीं होगा। फरवरी 1920, मार्च 1918 या मार्च 24? कह रहा है 1918 के किस महीने में चंपारण के कृषि कानून एक यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो देखिए, इसका ऐसे अकवास बकवास ऐसे मतलब ऑप्शन कभी प्रश्नों में नहीं बनेगा, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि फरवरी 1022 जो कि बिल्कुल कट कर देंगे। मई 1920, ऊपर प्रश्न पूछा है कि 1918 के किस महीने में, प्रश्न यही पूछा है कि 1918 के किस महीने में, तो मई 1920 तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, मई 1924 भी नहीं आएगा, अर्थात मार्च 1918, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऑप्शन कभी नहीं बनेंगे, ये मतलब बेवकूफ़ी होगी ऐसे ऑप्शन बनाने की। तो खैर, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। ये कह रहा, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को, चौरी चौरा कांड को, भगत सिंह की फांसी को, या उपयुक्त में से एक से अधिक को? तो प्रश्न संख्या 26 नहीं 27 है ना। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिलों में सभी लोग पता होगा कि चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था? एक प्रश्न ये भी पूछता है कि 4 फरवरी को हुआ था। 4 फरवरी की आधी रात को, अर्थात 5 फरवरी भी पहले डेट माना जाता था, लेकिन अब इसको 4 फरवरी ही माना जाता है। और इसमें हुआ था क्या था ना, कि 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई थी, और इसमें 22 पुलिसकर्मी, कितने, तो 22 पुलिसकर्मी आगजनी में मारे गए थे। और इसी को महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड को एक तरह देखा जाए तो हिमालयी भूल कहा था। और कारण ये था कि इस घटना में ना हिंसा की नीति की एक बड़ा मतलब उनकी जो अहिंसा की जो नीति थी, उनको एक तरह से बड़ा झटका लगा था। और इसी के कारण मतलब एक प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस किया, तो इसी चोरी चौरा कांड के कारण ही इन्होंने असहयोग आंदोलन जो था वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। ये कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं को मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में, तो डरबन से ट्रांसवाल तक, न्यू कैंसल से डरबन तक, या न्यू कैंसल से ट्रांसवाल तक, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, महात्मा गांधी जो थे ना 1913 में, कब, तो ये 1913 में दक्षिण अफ्रीका के न्यू कैंसर, क्या है, न्यू कैंसर से ट्रांसवाल तक मजदूरों और कार्यकर्ताओं का क्या करते हुए नेतृत्व कर रहे थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए, इसके मतलब ये
आंदोलन का नेतृत्व करने के पीछे ये कारण था ना कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, ये अन्य जो मतलब बाहरी लोग थे ना, उन पे एक तरह से शादी का टैक्स लगा दिया था, ठीक है। जैसे कि भारतीय विवाहों के मान्यता देने के लिए उन पे 3 पाउंड का टैक्स लगा दिया था। इसकी वजह से उन्होंने इस पर आंदोलन किया। अगला है प्रश्न संख्या 29, कह रहा है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? तो साइमन कमीशन के, भारत आगमन, बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए स्वदेशी और बहिष्कार के तरीकों को पहली बार ना 1905 में, कब? 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यह आंदोलन जो था ना ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल के विभाजन के निर्णय के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। कब? तो देखिए 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद अहमद खान या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो देखिए इस कथन को जो कहा था ना, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने? सर सैयद अहमद खान। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। कारण क्या था कि कांग्रेस की नीतियां और जो दृष्टिकोण से वो असहमत थे, और उनका मानना था कि कांग्रेस भारतीय मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 31, है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह तो काफी बाद में है, जो कि 1905 के बाद से जो मतलब यह है। लेकिन जो मंगल पांडे थे, ये 1857 के क्रांति के कार्य के मतलब 1857 की क्रांति के पहले शहीद जो थे माने जाते हैं, ठीक है। और मंगल पांडे का जन्म देखा जाना तो इनका कब हुआ था? तो ये हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था ये 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई 1827 को। 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। कहाँ पे? बलिया जिले के नगवा गांव में। बलिया जो कि यूपी में पड़ता है और बिहार की सीमा भी लगती है। नगवा गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और यहीं पे, और ये 1857 के क्रांति के पहले विद्रोही थे। और ये अंग्रेज सेना ने इनको गिरफ्तार कब किया था? एक प्रश्न ये भी पूछता है, कब गिरफ्तार किया था? तो 8 अप्रैल 1857 को इनको गिरफ्तार किया था, ठीक है। अच्छा नहीं, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी इनको। कब? प्रश्न पूछता कब इनको फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए नव भारत का पैगंबर किसको कहा जाता है? तो नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी कहा जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के क्या कहा जाते हैं? ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी कहा जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये एक समाज सुधारक भी थे। अगला है प्रश्न संख्या 33, ये करा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले 1835, सर चार्ल्स वुड 1854 या लॉर्ड क्लाइव 1857, लॉर्ड कर्जन 1899? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये लॉर्ड मैकाले 1835। क्या होगा? लॉर्ड मैकाले 1835। देखिए अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने के श्रेय किसको जाता है? मैकाले को जाता है। और मैकाले के साथ साथ एक और व्यक्ति थे विलियम बेंटिक, इनको भी दिया जाता है। तो देखिए लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपने प्रसिद्ध अंग्रेजी मतलब मिनट प्रसिद्ध जो भाषण था, मतलब लॉर्ड मैकाले ने ही इसको बढ़ावा दिया था, ठीक है। और इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसने ही अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी, और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में इसको लागू भी कर दिया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 34, यह कह रहा है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक? मतलब कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया मतलब समाचार पत्र, मतलब इस समाचार न्यू इंडिया जो समाचार पत्र है ना, इससे कौन संबंधित है? अब प्रश्न में थोड़ा सा उल्टा पूछ दिया है। कौन समाचार पत्र मतलब कौन से समाचार, इनमें से कौन? नहीं सही है पूछा, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? तो देखिए न्यू इंडिया से संबंधित जो थे ना, एनी बेसेंट थे। कौन? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के साथ ना एक और व्यक्ति थे, बिपिन चंद्रपाल। कौन थे? बिपिन चंद्रपाल। लेकिन इनका नाम जो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये इनमें एनी बेसेंट ही होगा। बिपिन चंद्रपाल जो थे ये दोनों मतलब न्यू इंडिया समाचार पत्र से जुड़े थे। और अंतर ये जो एक था ना, जो न्यू एनी बेसेंट का जो न्यू इंडिया समाचार, हालांकि दोनों लोगों का अलग अलग था, एक ही साथ नहीं जुड़े थे। एनी बेसेंट का जो न्यू इंडिया पत्रिका था ना, ये क्या था? ये दैनिक था, अर्थात प्रतिदिन आता था, ठीक है। लेकिन यहीं पे जो बिपिन चंद्रपाल का जो एक मिनट, एनी बेसेंट का क्या था? दैनिक समाचार पत्र था इनका न्यू इंडिया। और बाकी ये जो बिपिन चंद्रपाल थे, पूरा बिपिन चंद्रपाल में बोल रहा हूँ, ये इनका जो था ना ये साप्ताहिक था, ठीक है। तो अंतर इन लोगों में यही था, ठीक है। इनका जो था साप्ताहिक था, ठीक। और
इसलिए ऑप्शन नंबर 20 खैर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कह रहा है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, एम्स हर्स्ट या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना, ये हुआ कब था? तो ये 1848 से लेके कब हुआ था? 1848 1848 से लेके 1849 के बीच में होता है। 1849, ठीक है। 1849। और इस समय जो भारत में जो पूछ रहा है कि उस समय कौन थे, उस समय कौन यहाँ पे जो था, ये था उस समय किसका शासन था? तो लॉर्ड डलहौजी ही इसका यहाँ पे वायसराय था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। गवर्नर जनरल में देखा जाना इसका जो कार्यकाल था 1848 से लेके 1848 से 1856 तक था। लॉर्ड डलहौजी का जो गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था 1848 से 1856, और ये द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध लड़ा गया 1848 से 49 के बीच, अर्थात लॉर्ड डलहौजी के समय में ही था यह। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या पुर्तगाल? तो देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के युग के दौरान जो पुर्तगाल ने, इन्होंने ही पुर्तगाल जो था यही भौगोलिक अनुसंधान में यूरोप का नेतृत्व किया था। आप सभी लोग पता होगा पुर्तगाली नाविकों ने नई समुद्री मार्गों की खोज की, और जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का क्या हुआ? बढ़ावा मिला। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? डी का क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 37। ये कह रहा है कि मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? कुरियर प्रणाली, भोजन भंडार की तकनीकी, कानून संहिता या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए मंगोल साम्राज्य में ना यम एक प्रकार की कुरियर प्रणाली थी, और ये तेज और कुशल संचार के लिए उपयोग किए जाते थे। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए और ये क्या ना था, ये राजकीय आदेश, जैसे कि राजकीय आदेश सूचना को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में ना तेजी घुड़सवारों के द्वारा पहुंचाने का काम करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का क्या है? सही है। अगला 38 कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? फर्रुखसियर ने, मोहम्मद शाह ने, जहादर शाह या मुअज्जम ने? तो देखिए मुगल शासक जो मुअज्जम था ना, इसने ही शाहू को मुक्त कराया था। शाहू आप सभी लोग पता है मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के महाराज के पौत्र थे। शिवाजी के क्या थे? ये पौत्र थे, अर्थात शिवाजी के पौत्र थे, अर्थात किसके पुत्र थे? ये संभाजी के पुत्र थे। किसके? संभाजी के ये पुत्र थे, ठीक है। संभाजी के क्या थे? पुत्र थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर, और इनको मुक्त किसने किया था? मुअज्जम में किया था। ऑप्शन नंबर बी डी इसका क्या है? सही है। और देखिए मुअज्जम से एक प्रश्न पूछता है ना कि इस मुअज्जम का असली नाम क्या था? इसका असली नाम था मिर्जा मोहम्मद मुअज्जम, और इसने ना मराठों और राजपूतों के बीच मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा है अब? ये 39 होगा। अच्छा नहीं 39। अच्छा नीचे ही था क्या? अच्छा यही था 39। प्रश्न ये कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसको हम लोग देखते हैं, नसरुद्दीन महमूद को या अली मर्दन को? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इल्तुतमिश ने सबसे पहला जो अपना सूबेदार जो नियुक्त किया था ना, मलिक अलाउद्दीन जानी को। किस? मलिक अलाउद्दीन जानी को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। और ये इसलिए ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। किसको नियुक्त किया था? मलिक, इसको हम लोग लिख देते हैं मलिक अलाउद्दीन जानी, इसी को बिहार में सूबेदार नियुक्त किया था। और एक प्रश्न पूछता है कि इल्तुतमिश क्या था? तो ये इलबारी तुर्क था, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम भी था। और इल्तुतमिश एक प्रश्न पूछता है कि गुलामों का गुलाम किसे क्या कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इसी को कहा जाता है, इल्तुतमिश को ही, ठीक है। एक प्रश्न ये भी पूछता है, कई बार पूछा जा चुका है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 40 प्रश्न कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये प्रीवियस ईयर से प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है बिहार स्पेशल से। तो देखिए नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव या हरिदेव? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना नान्यदेव होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए पाल शासक जो रामपाल के शासन में, पाल शासक रामपाल के शासनकाल में, किसे? रामपाल के शासनकाल में तिरहुत में, कहाँ पे? तिरहुत में कर्नाटक राज्य का मतलब कर्नाटक राज्य का उदय हुआ, ठीक है। और इसकी स्थापना जो कौन थे? नान्यदेव ने ही किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न 41 कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? मीमांसा, वैशेषिक, न्याय या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए गुप्त वाकाटक युग में भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण स्कूलों का मतलब कई स्कूलों का एक तरह से विकास हुआ, जिसमें न्याय भी था, वैशेषिक भी था, और योग भी था। साथ में योग जो नहीं दिया है, योग भी था, और क्या था? पूर्व मीमांसा, मीमांसा भी था, पूर्व मीमांसा भी था, ठीक है। और उत्तर मीमांसा भी था। इन स्कूलों ने तार्किक तर्क और बहस पर क्या दिया? जोर दिया था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।
अगला है 42 कि बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? बौद्ध को, जैन को, आजीवों को या ब्राह्मण को? तो देखिए ब्राह्मण की क्या है, बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान दिया था। किसे? आजीवक संप्रदाय को। और इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये गुफा है कहाँ भाई? तो ये देखिए, ये गुफा जो ना बिहार के गया के पास बराबर की पहाड़ियों को मतलब पहाड़ियों पे चट्टान को काट कर बनाया गया। कहाँ पे? गया के पास बराबर पहाड़ी, गया के पास बरा मतलब पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है। ठीक है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। 43 प्रश्न कर रहा है कि तमसो माँ ज्योतिगर में यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? रामायण से, ऋग्वेद से, सामवेद से या लघु सिद्धांत कौमुदी से? तो देखिए तमसो माँ ज्योतिगर में है ना, ये पंक्ति ऋग्वेद से ली गई है। कैसे? ऋग्वेद से। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये प्रसिद्ध वैदिक मंत्र है और इसका अर्थ होता है ना कि तमसो माँ ज्योतिगर्मय का अर्थ क्या होता है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। क्या होता है? इसको हम लोग लिख देते हैं, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 44 का प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति के नाम किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया? तो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में या कर्नाटक में? तो देखिए भारत में एक तरह से लौह युगीन संस्कृति की ना जोरवे मतलब लौह युगीन जो संस्कृति थी ना, उसको हम लोग क्या कहते थे? जोरवे संस्कृति का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये महाराष्ट्र के जोरवे स्थल का नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए महाराष्ट्र के। अगला है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? कह रहा है कि प्राचीन, अच्छा नहीं है, 45 कह रहा है ना, कह रहा है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। हालांकि देखिए वनांचल राज्य तो पहले ही बन चुका है, जो कि उत्तराखंड को वनांचल के नाम से भी जाना जाता है, और ऊपर हम लोग प्रश्न भी देखे थे। तो इसका जो मतलब बनाने का जो पीछे जो क्या प्रक्रिया होती है, कौन सी, वो उसको इसके बारे में इसमें कहा है। कह रहा है राज्य विधानसभा में कानून को पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, या संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके बिहार राज्य को काटकर एक पृथक राज्य वनांचल बनाना संभव है। और लेकिन बात यह होता है ना कि बिहार को काटकर पृथक राज्य वनांचल राज्य बनाना ना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। किसके? संसद के प्रावधानों के द्वारा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी तो सही होगा, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके, लेकिन न कि राज्य के विधानसभा या राज्यपाल के द्वारा। ये संसद की औपचारिकता से, मतलब संसद के जो नियम है संसद के अनुसार ही बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी तो खैर इसका सही होगा ही। अगला प्रश्न देखते हैं 46। ये कह रहा है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। सबसे ज्यादा मतलब शहरीकरण बात से मतलब घटते हुए से बढ़ते क्रम में दिया है इसमें। ठीक है। तो देखिए वर्ष अभी जो भी प्रश्न पूछेगा ना 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न ये भी पूछेगा। तो देखिए 2011 की जनगणना के अंदर देखा जाए ना, बिहार में जो सर्वाधिक नगरीकृत जिला है पटना ही है। और पटना है तो देखिए ऑप्शन नंबर सी और बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, बचा ए और डी। और पटना के बाद से कौन सा जिला आता है? और पटना की जो जो शहरीकरण देखा जाए ना तो कुल कितना होता है पटना में? कितना है भाई? तो पटना की जो शहरीकरण है 43% है। कितना? लगभग 43% है। और उसके बाद क्या आता है? मुंगेर आता है। ठीक है। क्या आता है? पटना के बाद मुंगेर आता है, यहाँ पे लगभग 27% शहरीकरण है। ठीक है। और दूसरा, और देखिए पटना और मुंगेर, तो पटना दिया है सबसे ज्यादा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद फिर नालंदा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीलो कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय पर योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय, या जल पोषण और खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियां, उपलब्ध मिट्टी और जलवायु। तो देखिए बिहार की जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए ना कृषि पद्धतियों को अनुकूलित करता है, और जिससे फसल योजना, प्रबंधन पद्धतियां और मिट्टी की स्थिति के अनुसार समाधान शामिल भी है। तथा तीनों कथन इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनली देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48। ये कह रहा है बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2000 में, 1999, 2002 या 2001 में? तो बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को संपन्न की गई थी। 3 जनवरी 2000 को। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सनी डेट नहीं पूछेगा, सनी पूछेगा जहां तक पूछने की संभावना है। अगला है 49। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार विधानसभा से एक प्रश्न इस साल मतलब एडीओ में जरूर होगा। इस एडीओ में क्या जितने भी बिहार के एग्जाम आएंगे उसमें होगा, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है तो कोई ना कोई प्रश्न जरूर होगा। तो देखिए बिहार राज्य में देखिए कुल सीट बिहार विधानसभा सीटों कुल संख्या देखें तो 243 है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 50। ये कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विद्यानंद, या उपयुक्त में से एक से अधिक?
तो आप सभी लोग पता है कि असहयोग आंदोलन हुआ कब था भाई, तो 1920 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन के दौरान देखा ना, बिहार में किसानों की जो अगुवाई करने वाले नेताओं में थे कौन, स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे, स्वामी विद्यानंद। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और स्वामी विद्यानंद के साथ दो और व्यक्ति थे, एक राहुल सांकृत्यायन थे और कार्यानंद शर्मा भी थे। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। ऑप्शन सी इसका सही है। 51 प्रश्न कर रहा है, किसानों द्वारा वित्तपतियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजहां शास्त्री ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, लोक संग्रह, द ब्रोकन विंग, इंडियन नेशन या निर्बल सेवक। तो देखिए, स्वामी शाहजहां शास्त्री ने किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए ना निर्बल सेवक, क्या है, निर्बल सेवक और अच्छा डी ऑप्शन सही है। और निर्बल सेवक के साथ साथ ना सेवक और हुंकार जैसे एक और प्रश्न पत्रिका था इनका, क्या, हुंकार। मतलब निर्बल सेवक और हुंकार जैसे समाचार पत्रों को प्रकाशित किए थे, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 52। ये कह रहा है कि पटना में स्थित राजभवन की आधारशिला 1913 में किस वायसराय ने रखी थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय, या वायसराय लॉर्ड लेस्डाउन, या वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो देखिए सर, 1913 में ना पटना के राजभवन की आधारशिला देखा जाना था, तत्कालीन जो वायसराय थे चार्ल्स लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला है 53 विद्युत धारा मापी जाती है किसमें, एनीमोमीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा या अमीटर द्वारा। तो देखिए, विद्युत धारा की जो इकाई होती है ना, एम्पियर होती है, और इसे एस के से द्वारा ए द्वारा मतलब दर्शाया भी जाता है। और इसकी जो धारा मापी जाती है ना, अमीटर द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 54। ये कर एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न है। तो गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, या गति का तृतीय नियम, या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तृतीय नियम। देखिए, रॉकेट गति के तृतीय नियम जो कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर ही कार्य करता है। और ये इसका न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। और रॉकेट देखिए, इसमें रॉकेट पीछे की तरफ गैस छोड़ता है जिससे वह विपरीत दिशा में क्या करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, कारण क्या है इसका। तो उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है, और उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, या उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, या कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो देखिए, प्रेशर कुकर में जल जो है ना, वाष्प को सीमित स्थान में रोककर आंतरिक दाब बढ़ाया जाता मतलब बढ़ाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, द्रवों का जो क्वथनांक होता है ना, वायु दाब के समानुपाती होता है। और उच्च दाब के कारण जल का जो क्वथनांक होता है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, आप सभी लोग को क्वथनांक जल का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन दाब बढ़ने के कारण ये 100 से लेकर 121 डिग्री पर हो जाता है। ठीक है, तो और इस बड़े तापमान पर उष्मा स्थानांतरण क्या होता है, तीव्र होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, अर्थात इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56। ये कह रहा है कि ध्वनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा पता है कि ठोस में ही होता है और गैस में धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, गलत है। बी कह रहा है कि ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। तो यही कथन, ये कथन तो क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्वनि में के संचरण के लिए ना किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसीलिए निर्वात में ध्वनि चल नहीं सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ध्वनि की चाल उस माध्यम से गुणों पर निर्भर नहीं करती जिसमें ये संचरित होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, न कि नहीं करती है, बल्कि करती है जिसमें ये संचरित होती है। इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। बाकी तीनों कथन गलत हैं, बी सही है। अगला है 57। विद्युत बल का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन, ओस्टवाल्ड, जूल या आइंस्टीन। बहुत सबको ये प्रश्न पता ही होगा कि देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन ने 1879 कब, तो 1879 में पहले व्यावसायिक रूप से सफल और लंबे समय तक चलने वाले विद्युत बल्ब का क्या किया था, आविष्कार किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 58। ये कह रहा है कि चुंबकीय विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या एम्पियर प्रति मीटर, या एम्पियर मीटर स्क्वायर, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसे म्यू, इसको ना म्यू से परिभाषित किया जाता है, इसको म्यू बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 59। कह रहा है गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहते हैं। गैस से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन
को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, ओस गठन या द्रवण। तो देखिए गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा संघनन हो जाएगा। अर्थात एक मिनट, काफी बड़ा हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघनन। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 60, ये कह रहे हैं कि नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी एक परत लेपित की जाती है? पॉलीस्टायरीन, पीवीसी, काला पेंट या टेफ्लॉन। तो देखिए आप सभी लोग नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन, जैसे कि आप लोग सभी लोग, हम सब लोग स्टूडेंट ही होंगे तो खाना वाना बनाते ही होंगे, तो देखिए कुकर पे जो देखे होंगे हत्था जो लगा होता है काला काला होता है ना, उसी को एक तरह से नॉन स्टिक स्टिक कुकिंग बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि वो हीट को बहुत कम मतलब एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए गर्म वरम नहीं होता है वह। तो इस पे जो परत वो मतलब बना किसका होता है? तो देखिए वो टेफ्लॉन का बना होता है। ठीक है, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तनों पर ना टेफ्लॉन की परत लेपित होती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61, ये कह रहा है कि खाने का सोडा होता है क्या? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए खाने का जो सोडा होता है ना, ये सिर्फ बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा क्या होता है? बेकिंग, ये होता है बेकिंग सोडा, ये होता है बेकिंग सोडा। और इसका रासायनिक नाम देखा जाए ना, रासायनिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। और इसको क्या कहते हैं? NaHCO3, CO3, NaHCO3। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरासिन तेल या कटिंग तेल। तो देखिए साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम क्या होते हैं? लवण होते हैं। और जिन्हें वनस्पति तेल से साबुनीकरण, जिसको सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण और या सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं, साबुनीकरण। ठीक है, तो इस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। और इस प्रक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होता है ना, ग्लिसरॉल होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें किस पदार्थ से साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल का ही प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 63 का है गैस रिसाव का पता लगाने में इस्तेमाल कार्बनिक यौगिक कौन है? तो मेथेन का, एथेन का, एथाइल मरकप्टेन या ब्यूटेन। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए एलपीजी आप सभी लोग पता होगा कि द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। लेकिन इसमें पूछा कि इसके गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? हालांकि ये जो ब्यूटेन है ना, ये प्राकृतिक रूप से गंधहीन होते हैं। और ये सुरक्षा की दृष्टि से, और जो रिसाव भी करने लगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन किसी के मतलब एलपीजी का रिसाव हो रहा है। और आग थोड़ा सा भी लगे तो पूरे आग लगने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसमें एक तेज गंध वाला एक तरह से ना एक मतलब एक और रासायनिक मिला दिया जाता है, एक और गैस मिलाया जाता है, जिसे को हम लोग इथाइल मरकैप्टेन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये एक ऐसा मतलब ये क्या है ना कि ये सल्फर युक्त यौगिक होता है। और ये बहुत तीव्र और अप्रिय गंध, जैसे कि सड़े अंडे या लहसुन जैसी होती है इसका जो गंध होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? और ये तुरंत निकलता है तो तुरंत पता चल जाता है कि कोई न कोई गैस का क्या हो रहा है? रिसाव हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 64, ये कह रहा है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? एक्स वाई, एक्स ओ, जेड डब्ल्यू या जेड ओ। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो एक्स वाई का पाया जाता है, एक्स वाई प्रकार का पाया जाता है। बाकी एक्स ओ कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है, जेड डब्ल्यू भी नहीं होता, जेड ओ भी नहीं होता। ठीक है, एक्स वाई अर्थात ऑप्शन ए सही है। 65 का पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ निकालते हैं, पक्षी जो अपने वज्र पदार्थ निकालते हैं अमोनिया के विलयन के रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में या गुआनिन के रूप में। तो देखिए पक्षी अपने जो जो वज्र मतलब एक तरह से अपशिष्ट पदार्थ हुआ। ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, इन्हीं को वज्र पदार्थ भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा? सॉरी, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, यूरिक एसिड के रूप में ये क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है, इसको अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। वज्र में थोड़ा कंफ्यूज ना होइए, ये होता है क्या? ये होता है अपशिष्ट पदार्थ जो। ठीक है, तो ये होता है यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड के प्रकार निकालते हैं। देखिए यूरिक एसिड के रूप में ना उत्सर्जित करते हैं। और यूरिक एसिड जल में अल्प विलेय तथा कम विषाक्त होता है। और इसके उत्सर्जन हेतु न्यूनतम जल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और ये जल संरक्षण में क्या होता है? सहायक होता है। और जो पक्षियों के उड़ान अनुकूल स्थलीय मतलब स्थलीय उनके अनुकूल मतलब जो सब माहौल पैदा करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला है किस किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने लगती है? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। लैक्टिक एसिड, पिरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड या यूरिक एसिड। तो देखिए मांसपेशियों की थकान का अनुभव मुख्य रूप से ना लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67, कह रहा है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। तो देखिए दूध में प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
लेकिन विटामिन सी की मात्रा जब आती है ना तो ये इसमें नगण्य होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और हालांकि दूध में देखा जाए ना तो विटामिन ए भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है, कुछ मात्रा में बी भी पाया जाता है, लेकिन सी जो है ना बिल्कुल नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और माँ के दूध में विटामिन सी क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब सी मुख्य रूप से पाया कहाँ जाता है, तो कच्चे फलों में या जो खट्टे फल होते हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा पूछता है कहाँ, ऑप्शन विटामिन सी सबसे किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन आंवला में। और आंवला से पहले एक और ऑप्शन दे देना, करौदा भी दे दे उसमें, तो सबसे ज़्यादा करौदा में ही पाया जाता है, ठीक है। तो अभी तक जितना प्रश्न पूछा है आंवला से ही पूछा है, करौदा का नहीं पूछा है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 68 का, किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त लेने की क्षमता रखता है, ए बी और ओ। तो देखिए ए बी जो रक्त समूह का व्यक्ति है ना, ये सार्वभौमिक प्राप्त करता, क्या कहते हैं इसको, सार्वभौमिक, इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिक प्राप्त करता। और साथ में एक नाम इसको और कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल रिसिप्शन, यूनिवर्सल रिसिप्टर। तो इसको इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये किसी का भी ब्लड को प्राप्त कर सकता है। और यहीं पे देखिए ओ, तो ये ओ जो निगेटिव ओ ब्लड वाला जो होता है ना, ये किसी को ब्लड दे सकता है, जो ओ इसमें भी ओ में ओ निगेटिव वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है, जो कि मेरा ओ निगेटिव ब्लड है, तो मैं चाहूँ तो मैं किसी को भी ब्लड दे सकता हूँ, किसी को भी मतलब विशेष जरूरत हो, ब्लड की जरूरत हो तो मुझसे मतलब संपर्क कर सकता है, मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। और मैंने कई बार डोनेट भी किया, आज से लगभग हमको लग रहा है कि मैं अभी तक लगभग 5 बार ब्लड को दे चुका हूँ कई लोगों को, ठीक है। तो ब्लड देने में कोई कमी नहीं है, ये एक समय बाद पुनः बन ही जाता है, तो इसमें कोई कमी है नहीं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 69। प्रश्न संख्या क्या कर रहा है, 69 कह रहा है मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो एनसीडेस मच्छर, एनफाइलेज मच्छर या क्यूलेक्स मच्छर या सीसी मक्खी। तो देखिए मलेरिया जो ना परजीवी जो होता है, ये प्लाज्मोडियम जब लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को खाता है तो एक विषैला अपशिष्ट पदार्थ हीमोजोइन बनाता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है, तो एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। किससे, ये मलेरिया जो एनाफिलीज में देखा है ना, ये मादा जो एनाफिलीज होती है उसके द्वारा मुख्य रूप से फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। और ये मुख्य रूप से देखा जाए मलेरिया जो है ना अधिकतर दलदली क्षेत्रों में होता है, ठीक है, अधिकतर क्या होता है, ये दलदली क्षेत्रों में ज्यादातर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। 70 प्रश्न का प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किसमें, बैगनी रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में या हरे रंग के प्रकाश में। तो देखिए पौधों में जो मौजूद क्लोरोफिल के वर्णक जो है ना हरे रंग का होता है, और ये हरे रंग के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। और ये लाल तथा नीले रंग के प्रकाश को ना सबसे अधिक क्या करता है, अवशोषित करता है। और यद्यपि देखा जाए तो नीले प्रकाश में भी यह प्रक्रिया बहुत प्रभावी होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है ना समानता सबसे अधिकतम होता है लाल रंग के प्रकाश में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला है 71 का, देखिए प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है, क्या क्या होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो देखिए सबसे जो प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व ना तत्व जो 3 मुख्य हैं, इनकी पौधों के स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे अधिक माना जाता है। ये तत्व कौन से होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, पहले क्या होते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। उसके बाद क्या होते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है, एक और आता है पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। तो देखिए ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 72, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है, एड्स, तपेदिक, टिटनेस या प्लेग। तो देखिए एड्स जो है ना ये विषाणु जनित अर्थात वायरस से होता है, किससे, विषाणु जनित मतलब वायरस जनित रोग है। और एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये एक विषाणु जनित रोग है जो HIV, जिसको क्या कहते हैं, HIV जो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस नामक विषाणु से होता है। यह वायरस क्या करता है ना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करके क्या करता है, उसे कमजोर कर देता है। देखे होंगे जो भी एड्स से ग्रसित होते हैं उनका शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है, शरीर एकदम कमजोर होता है, ठीक है। और इसके विपरीत देखा जाए ना तो ये क्या दिया, तपेदिक, टिटनस और प्लेग जो है ना, ये एक तरह से तीनों बैक्टीरिया जनित रोग हैं, अर्थात जीवाणु जनित, क्या है, जीवाणु जनित रोग हैं, क्या है, ये जीवाणु जनित रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं इसको कि एस्ट्रोलॉजी क्या कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है किसका, कृषि विज्ञान का, पादप का, घास का या नीमेटोड्स का। तो देखिए इसमें क्या है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी पूछा ना, एग्रो एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ना वनस्पति विज्ञान की यह एक तरह से एक शाखा ही है, और इसमें विशेष रूप से ना घासों का
मतलब घासों का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। चल लाल ही रंग इसमें क्या था, सही था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सेरेना विलियम्स को 2025 से सम्मानित किया गया था। तो देखिए इसका, देखिए सेरेना विलियम्स को स्पेन के प्रतिष्ठित नागरिक, किसके, स्पेन के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ आस्टोरियस अवार्ड, प्रिंसेस ऑफ आस्टोरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है प्रिंसेस ऑफ आस्टोरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट से सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी है। अगला कर आईपीएल इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है। विराट कोहली, एम एस धोनी, रोहित शर्मा या एबी डिविलियर्स। तो इस साल जितने लोग भी आईपीएल देखे होंगे 2025 वाला, ये सबको पता ही होगा क्योंकि ये काफी उसमें चर्चा में थे। तो देखिए 300 छक्के सबसे पहले मारने वाले रोहित शर्मा ही था, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। रोहित शर्मा जो आईपीएल इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और अगला कह रहा है कि उल्लास, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि उल्लास जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना। मतलब उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का जो दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना, केरल, गोवा, मिजोरम या त्रिपुरा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, गोवा बना। गोवा जो है ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंदर भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, और इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। देखिए अगला प्रश्न क्या रहना है 77 की हाल ही में मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के प्रकोप से मुख्य रूप से कौन से जिले प्रभावित हुए, जहां पिछले एक महीने में 3000 से अधिक सुअरों की मौत हुई। देखिए एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर से कौन से जानवर प्रभावित हुए ज्यादातर, ये सुअरों की मौत, मतलब सुअर से ज्यादा प्रभावित हुए थे। एक प्रश्न ये भी इससे बन सकता है। और कौन सा जिला जो है, और एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, तो ये मिजोरम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। और मिजोरम में भी कौन कौन से जिले पूछा है, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो जिला प्रभावित हुआ था ना, ये सियाया था, लांगतलाई था, लुंगलाई था और मामित था, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78। ये कह रहा है कि अमेजन के प्रोजेक्ट क्यूपर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसके तहत हाल ही में 27 सैटेलाइट का पहला बैच लॉन्च किया गया। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, कि पृथ्वी की निचली कक्षा जो एलयू में 8000 से अधिक सैटेलाइट स्थापित करना, या स्पेस एक्स के स्टार लिंक को सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा देना, या विश्व भर में विशेष रूप से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड इंटरनेट और कनेक्टिविटी क्या करना, प्रदान करना है, या अमेजन वेब सर्विसेज के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। तो देखिए अमेजन की जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के ऊपर का मुख्य उद्देश्य देखा जाए ना, तो इसका ये विश्व के उन क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाना है जहां कनेक्टिविटी कम है या उपलब्ध नहीं है, खासकर दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 79। ये क्या कह रहा है कि भारत द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल लाइब्रेरी का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका क्या है, ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। कह रहे पारंपरिक व्यंजनों को सुरक्षित रखना, बिल्कुल नहीं है। पारंपरिक वस्त्रों का डिजिटलीकरण करना, ये भी क्या है, गलत है। सी कह रहा है एआई का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्या करना है, सुरक्षित करना है। तो देखिए पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का अभूतपूर्व पहल है, जिसका उद्देश्य ना भारत के समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे कि आयुर्वेद, योग और सिद्धा, मतलब योग और सिद्ध को डिजिटल रूप से क्या करना है, संरक्षित करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 80 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80। ये कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। हालांकि ये 2024 का है, लेकिन जो भी प्रश्न पूछेगा 2025 से ही प्रश्न पूछेगा। तो कह रहा है मुंबई का, भोपाल, इंदौर या अहमदाबाद। तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में ना इंदौर ने लगातार 8वीं बार देश की सबसे स्वच्छ शहर का क्या खिताब जीता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को प्रति माह कितनी यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की है। तो 100 यूनिट, 125 यूनिट, 125 यूनिट या 200 यूनिट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिहार सरकार ने राज्य में शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए ना 125 यूनिट प्रति स्कूलों में बिजली देने की, फ्री देने के लिए क्या किया, व्यवस्था किया है। अगला है 82 कि तेलंगाना सरकार ने किस उद्देश्य से कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया। तो केवल कृषि भूमि का विकास करना, मानव बस्तियों का विस्तार करना, इसी तरह बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय गलियारों के कानूनी रूप से संरक्षित करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। देखिए तेलंगाना सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये भी प्रश्न पूछता है कब आया था, ये 1972 में आया था, और इसी के तहत कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य मतलब इसका मुख्य उद्देश्य जो है बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय गलियारों को कानूनी रूप से सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है और जैव विविधता को बढ़ावा देने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 83 का 2050 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए
2025 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ना, एक ब्राजील के माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं मारिया गेला हुनग्रिया, कौन है? मारिया गेला हुनग्रिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इन्हीं को क्या है? प्रदान किया गया है। 84 का राजस्थान की किन 2 आर्द्रभूमियों को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, जिससे भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 51 हो गई। तो देखिए, राजस्थान के जो खीजन जो है, खीजन, फालूदी और मेन्नार जो उदयपुर में है, ये मेन्नार उदयपुर आर्द्रभूमियों को ना 4 जून 2025 को, कब? तो 4 जून 2025 को, 4 जून 2025 को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 91 हो गई थी। और रामसर सबसे स्थल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कौन से राज्य में? ये तमिलनाडु में। एक प्रश्न ये भी यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो तमिलनाडु में। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85। ये कह रहा है हाल ही में किन 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, क्या कह रहा है कि हाल ही में किन 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया, जिससे भारत के रक्षा विनिर्माण परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो कह रहे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये होगा म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया आपटेल लिमिटेड के माध्यम से। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 86। क्या है? 86 कह रहा भारत सरकार द्वारा डॉक्टर के.वी. सुब्रमण्यम को आईएमएफ में उनके कार्यकारी निदेशक के पद से समय से पहले वापस बुलाने का संभावित कारण क्या था? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम का स्वास्थ्य खराब होना, या आईएमएफ के डेटा मानकों और आर्थिक आकलनों को मतभेद के साथ हितों के टकराव की संभावना, या आईएमएफ द्वारा भारत की आर्थिक नीतियों की आलोचना करना, या भारत सरकार की आईएमएफ से अपनी सदस्यता वापस लेने की योजना। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था ना, कि देखिए, हाल भारत सरकार ने डॉक्टर के.वी. सुब्रमण्यम को समय से पहले वापस बुलाने का मुख्य आधिकारिक कारण नहीं बताया है, ठीक है। लेकिन मीडिया सूत्रों में विशेषज्ञों का मानना है, जो कि आधिकारिक कोई बयान नहीं है, लेकिन मीडिया सूत्रों का मानना है कि इनके पीछे संभावित कारण यह ना कि आईएमएफ के डेटा मानकों और आर्थिक आकलनों पर भारत के सवाल उठाना हो सकता है। और इसके अतिरिक्त इनके आधिकारिक पद पर रहते हुए अपनी पुस्तक इंडिया एट द रेट, मतलब इंडिया, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, क्या? इंडिया एट द रेट 100, ठीक है, इंडिया एट द रेट 100 का प्रचार करना, जो कि हितों के टकराव के रूप में देखा गया था। और मतलब इस निर्णय का 2 कारण मीडिया विशेषज्ञों का मानना है, ठीक है, कि पद पे, संवैधानिक पद, मतलब पद पे रहते हुए इन्होंने अपने हितों का प्रचार प्रसार किया। तो ये भी कारण है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका संभावित बी माना जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 87। ये कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण उड़ान कहाँ आयोजित किया गया? पोखरण राजस्थान, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्योरपुर मध्य प्रदेश, या चांदीपुर उड़ीसा। तो देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण जो है ना, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर से आयोजित किया। कहाँ से? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के श्योपुर से। अगला 88 बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई 4 करोड़ भूमि दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, बिहार सरकार ने राज्य में भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने और विवादों को कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है। तो और इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो भूमि से संबंधित जो धोखाधड़ी और धांधली पर क्या करना है? अंकुश लगाना है। भू धांधली पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता को बढ़ाना है। इसलिए ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89। ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू किए गए प्रवाह पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका उपयोग को अब सभी विनियमित संसाधनों के लिए, विनियमित संस्थाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो प्रवाह पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, प्रवाह पोर्टल, इसका जो मुख्य उद्देश्य हम लोग सीधे सीधे देख लेते हैं। क्या है? वित्तीय संसाधनों का कामकाज की निगरानी करना, बिल्कुल नहीं होगा। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए एक साझा संचार मंच प्रदान करना, यह भी नहीं होगा। सीख रहा विभिन्न नियामक स्वीकृतियां, लाइसेंसों और अनुमोदनों के लिए एक एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ये क्या है? सही है। अर्थात ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 90। देखिए, प्रश्न संख्या 90 का रहना कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए, इसका जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो सिपरी को वर्ष 2024 रिपोर्ट का अनुसार जो मुख्य का है कि भारत जो है ना 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। कौन सा है? तो भारत जो है 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला क्या है? देश है। हालांकि 2024 का रिपोर्ट है। तीसरा सैन्य सबसे बड़ा नहीं है, चौथा भी नहीं है, 5वां सबसे, अर्थात ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस, इंटरनेशनल, अच्छा क्या है? जैज दिवस है। इंटरनेशनल जैज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जैज संगीत को शांति, विविधता और संवाद के एक वैश्विक माध्यम के रूप में बढ़ावा देना है? तो 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई या 28 मई को।
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस जो है ना प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 30 अप्रैल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यह पूरी दुनिया में मनाया जाता है और यह दिवस जो है ना यूनेस्को द्वारा 2011 से शुरू किया गया था। यूनेस्को के द्वारा 2011 में शुरू किया गया था और एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है जैज संगीत के महत्व को उजागर करना और इसे शांति, एकता, रचनात्मक और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद को क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 92 का रहेगा वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितनी नर्सों को प्रदान किया गया? 10, 12, 15 या 20? तो देखिए प्रश्न संख्या 92 है ना। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सों को, कितने? 15 नर्सों का, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और 15 नर्सों को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 93। ये कह रहा है भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो देखिए भारतीय सेना और मंगोलिया सेना के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है ना, ये नोमैडिक एलिफेंट है। क्या है? नोमैडिक एलिफेंट, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, नोमैडिक एलिफेंट। 94 का भारत ने 2030 के लिए निर्धारित 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष में ही हासिल कर लिया? 2024 में, 2025, 2026 या 2023? तो देखिए भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो है ये 2030 तक अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों जैसे कि सौर, पवन, क्या इसमें आता है? सौर आ जाएगा, पवन या पनबिजली के माध्यम से मतलब प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस लक्ष्य को ना निर्धारित समय से 5 वर्ष पूर्व अर्थात 2025 में ही प्राप्त कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 95। यह कह रहा है कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव अर्थात डिजिटल नोमैड विलेज के रूप में किस गांव को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया? मांडा उत्तराखंड, किबुथु अरुणाचल प्रदेश, याकटेन सिक्किम या मोढेरा गुजरात? तो सिक्किम के जो क्या है, सिक्किम का जो यांगटेन जिले में स्थित जो ना, नहीं पांग क्या है, एक जिला है, एक पाक योग, सिक्किम का एक जिला है ना पाक योंग, नाम भी बहुत उल्टा सीधा रहता है इन लोगों का। पाक योंग जिले में स्थित याकटेन गांव, क्या है? याकटेन गांव को भारत का पहला आधिकारिक डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया है और यह घुमंतु सिक्किम का पहला मतलब घुमंतु सिक्किम का एक तरह से वो हिस्सा ही है। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। 96 का है वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर के वर्तमान मूल्य पर कितनी रही? तो ये जो था ना 14.5% रहा। कितना रहा? 14.5%। को सीधे सीधे हम लोग देख लेते हैं। अगला है 97 के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी मानद रैंक प्रदान की गई है? तो देखिए इनको जो प्रदान किया गया ना मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे। किसको? मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर। ऑप्शन सी का क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 98। तो ये कह रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित पंत वन्यजीव अभ्यारण्य के विकास और संरक्षण के लिए एक नई प्रबंध योजना को मंजूरी दी गई है? तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में? सीधे सीधे कहने का मतलब ये है। तो देखिए ये सीधे से क्या है? नालंदा जिले में। नालंदा जिले के राजगीर में स्थित पंत वन्यजीव अभ्यारण्य को समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य वन्यजीव बोर्ड ने एक नई एकीकृत प्रबंध योजना को मंजूरी दी है। 99 प्रश्न है सितंबर 2025 में बिहार कैबिनेट ने किस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण और विकास के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन की मंजूरी दी? तो देखिए बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर जो है ना रोहतासगढ़ किले के, ऑप्शन ही देख लेते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? रोहतासगढ़ किला। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही, रोहतासगढ़ जिला किला। 100वां प्रश्न है लास्ट कि ये करे बिहार में पहली बार किस नगर निगम ने अपने क्षेत्र में कचरा प्रबंधन में सुधार के लिए जीरो वेस्ट वार्ड मॉडल की शुरुआत किया है? पटना नगर निगम, गया नगर निगम, मुजफ्फरपुर नगर निगम या भागलपुर नगर निगम? तो देखिए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए पटना नगर निगम ने अपने एक वार्ड को जीरो वेस्ट मॉडल के रूप में विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 100 प्रश्न नहीं थे। आज ये पूरा सेट नंबर 17-18 का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, 100 प्रश्न। और देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। ठीक है, तो और इस पे प्रतिदिन एक एडियो के लिए प्रैक्टिस सेट एक सामान्य दिन के एक सेट सॉल्व कराया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और